नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीने बाद मुलाकात हुई है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आपसी समझ-बूझ की बात करें या जी7 समिट की जो औपचारिकताएं होती हैं, ग्रुप फोटो हो, एक जो हायरार्की दिखाई दी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से तरजीह दी गई, ग्रुप फोटो के समय उनको अग्रिम पंक्ति में एक तरफ मैक्रो के प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे और बाकी के जो राष्ट्र प्रमुख थे, उनमें एक दो और चेहरे पहली पंक्ति में थे, 3 चेहरे और बाकी सब पिछली पंक्ति में थे। ट्रंप साहब थोड़े असहज से दिखाई दिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि सब कुछ ठीक-ठाक सा नहीं है उनके लिए और ये हम आप सब जानते हैं, ये चीज़ें वायरल होती रही हैं कि मैक्रों के और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते किस तरीके के हैं। दोनों एक-दूसरे पर वार-प्रतिवार करते हैं और 16 महीने में उनके भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भी जो रिश्ते रहे हैं, वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लोग तो सवाल खड़े करते हैं कि पहले कार्यकाल में किस तरह के रिश्ते थे और दूसरे कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ? तो एक तो ज़रा इस पर बात करेंगे। दूसरे, फ्रांस के साथ भारत के 13 समझौते हुए हैं। ये कौन से समझौते हैं? ये कितने महत्वपूर्ण हैं? ज़रा इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और जियोपॉलिटिकल मामलों के, रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ आदित्य सत्संगी जी अमेरिका से। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत। आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदित्य जी, सारे विजुअल्स मेरी तरह आपने भी देखे हैं, क्या कहेंगे? क्या आपकी पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, भारत ने जो मार्को रूबियो के समय जो उनके साथ उन्होंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल्स ऐसे ही फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने कुछ चिढ़ाने के लिए कुछ किया। जो स्ट्रिक्टेस्ट प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो किया और अमेरिकन को थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि पहली बार उन्होंने प्रोटोकॉल्स की ताकत देखी। क्योंकि अमेरिकन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको प्रोटोकॉल की कोई इज्जत नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह कैबिनेट मीटिंग्स करते हैं, ऐसा लगता है कि घर के किचन में आके बैठ के लोग बातें कर रहे हैं। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है, बस रैंडमली आके स्पीचेस देना। बट भारत तो देखा जाए तो समटाइम्स मैं बोलता हूँ कुछ ज़्यादा ही फॉलो करते हैं, बट अच्छी बात है। बिकॉज देश अगर दस्तावेजों पे नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? हवा में बात नहीं होती है, कॉन्टिन्यूटी की बात होती है। तो भारत इज़ वर्किंग लाइक ए प्रॉपर स्टेट, जैसे प्रॉपर स्टेट है। अमेरिका का हालत क्या है कि बनाई ऐसे ही था, बनाई हवा में था। सेटलर्स ने आके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया चर्च ऑफ इंग्लैंड के। तो वो सीरियसनेस अब दिखती है कि ये जो जनरेशन है अमेरिका की लीडरशिप की, इसका किसी भी प्रोटोकॉल से कोई संबंध नहीं है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी और G7 में जा रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रांस, तो उनका पहला दायित्व आता है फ्रांस के लिए। कोई भी देश इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रांस के अलावा वहाँ पर। और जिस तरह उन्होंने दोस्ती बनाई है अपने बाकी लीडर्स के साथ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ, फ्रेंच प्राइम प्रेसिडेंट के साथ, फिर आपके इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहाँ पे यूरोपियन चीफ भी थे। इनफैक्ट वही चीफ थे जिन्होंने अपना OCI कार्ड दिखाया था, बिलीव यू के वो भी थे। मिस्टर कोस्टा भी और उर्सुला भी, दोनों। उर्सुला भी थी। तो ये सब लोग काफी मोदी जी के फैन क्लब है। वो तो आप ये सोचिए, G7 वॉज 60% मोदी फैन क्लब एंड 40% न्यूट्रल। बट एक बात थी, किसी को भी ट्रंप पसंद नहीं। ट्रंप हैज मेड लूज स्टेटमेंट्स अगेंस्ट एवरीबॉडी इन दैट लीग।
प्लेस। मैक्रोन के साथ कैसे शब्दों का यूज़ किया उन्होंने, फिर उनकी फिर वहाँ पे उन्होंने इटली के प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला था, जॉर्जिया मेलोनी को। तो उनका रिलेशन उस प्रकार का है। उर्सुला के साथ उनकी बनती नहीं है। आपको मालूम है फेमस पिक्चर इन स्कॉटलैंड जहाँ पे उर्सुला आई थी और $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का इन्होंने अनाउंस कर दिया वहाँ पे, और एक ढेला भी पैसा का एग्रीमेंट नहीं हुआ। उर्सुला बोलती मैंने कभी बोला ही नहीं ऐसा। तो जो पर्सनल बातें होती हैं और जो डॉक्यूमेंट साइन होता है, दो डिफरेंट थिंग्स होती हैं कूटनीति में। तो मोदी जी वॉज, और उन्होंने ट्रम्प को 2 बार स्नब भी किया। आपने देखा वीडियोस, वो खड़ा रह गया। उनको लगा कि मोदी जी हाथ बढ़ाएंगे, मोदी जी नहीं बढ़ाया हाथ, जो उनके सामने था उन्होंने किया, मोदी साइड से निकल गए। और आज मोदी जी का जो कंबाइंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर प्लस जो कंबाइंड उनका जो डेमोग्राफिक वोट्स का प्रोफाइल है, ही इज़ द दुनिया के सबसे ज़्यादा इलेक्टेड लीडर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वोट्स ही हैज़ वन द मैक्सिमम वोट्स इन द वर्ल्ड। कुछ लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन वोट्स उन्होंने जीते हैं, 2 बिलियन। तो इन टोटल ऑल द इलेक्शंस अगर कंबाइन किया जाए तो इट इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में। और अमेरिका की डेमोक्रेसी तो अमेरिकन ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अमेरिका में डिबेट चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेसी। सो तो ही बिकम्स द मोस्ट बोनाफाइड लीडर इन द एंटायर ग्रुपिंग। मेरे हिसाब से G7 की इंपॉर्टेंस भारत ने बढ़ाई है और भारत हर प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है। G7 पर भी है, ब्रिक्स में भी है, ग्लोबल साउथ का भी लीडर है, यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर है। मुझे लग रहा था वो छोड़ देंगे शायद, लेकिन दे आर इन एवरीथिंग। इन क्वाड दे आर देयर, इन अफ्रीकन यूनियन के जो ग्लोबल साउथ में G21 बनाया उसमें भी है भारत। सो नाउ इंडिया इज वेयर इट शुड बी। भारत वहाँ जहाँ पे वहाँ पे होना चाहिए। और मोदी जी जैसे स्नब किया इनको 2 बार, इट्स ए वेरी बिग स्लैप ऑन ट्रम्प ऑल्सो कि भाई वी डोंट अप्रूव व्हाट यू से। तुमने आपने एक पिक्चर और देखी होगी जहाँ पे वो गुस्से में उंगली उठा के बात कर रहे हैं और उनके तेवर बढ़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे का ही मतलब पीस ऑफ माइंड इज बीइंग गिवन। अपने मन बोलते मन की बात तो करते ही हैं, तो शायद पहली बार कर दिया था ट्रम्प के साथ ही मन की बात। तो मन की बात करेंगे तो ट्रम्प को तो समझ में आएगा हीट, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब मन की बातें की जाती है तो तन की बात भी हो जाती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए पश्चिम को सिर्फ बाहुबल समझ में आता है आपका, ये इनका इतिहास है, अभी नहीं बता रहा हूँ। आप कोई भी इनका इतिहास उठा लीजिए, एनीवन हु गिव्स देम ए मिलिट्री चैलेंज उसके सामने झुक जाते हैं, लड़ते नहीं है। ईरान के साथ आप देखिएगा, ईरान का डील अगर होता है अभी भी शक है मुझे, अगर होता है तो आप देखेंगे कि माला माल कर देंगे ईरान को, क्योंकि एक बार हारने के बाद ये उसको रिवॉर्ड करते हैं। तो आई थिंक भारत ने 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिप्लॉय करके, अग्नि 6 का टेस्टिंग करके, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्टिंग करके, एवरी 6 वीक्स एडिंग ए नेवी शिप, प्लस पूरा इंडियन ओशन का कम्युनिकेशन का कंट्रोल करके, दे हैव गिवन ए वेरी फॉर्मिडेबल मैसेज, डोंट मेस विद इंडिया। ये बोला है एक्चुअली। मैंने आपको, हम लोग पिछले शो में डिस्कस किया था कि भारत बोलेगा नहीं ज़्यादा, भारत काम करेगा। और उससे भी बड़ी मिर्ची भारत ने दी है FCRA से बड़ा, जैसे डीमोनेटाइजेशन जब किया था तो पाकिस्तान की नींवें आज तक हिल गई हैं। और पाकिस्तान के साथ कौन गया? यूके भी वही राउट के थ्रू भारत से पैसा कमा रहा था, क्योंकि वो नोट यूके में प्रिंट हो रहे थे। तो अब भारत ने डबल गेम खेला है, FCRA प्लस प्लास्टिक नोट्स। तो नेचुरली ट्रम्प की तो हवाएं उड़ चुकी होंगी इस समय तक। और अभी मैं देख रहा था जो आउटरीच पहली जो मीटिंग थी G7 देशों की और विशेष आमंत्रितों की, उसमें मोदी जी ने जो कुछ कहा है हॉर्मुज की उस घटना के बारे में जो ओमान के पास हुई है, जिसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए हैं अमेरिका की गोलीबारी में, बहुत सख्त लहजे का इस्तेमाल, बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं दर्शकों को बता दूं उन्होंने क्या कहा है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां और वैश्विक एकजुटता तभी सार्थक बन सकती है जब हम साझा चुनौतियों का मिलकर समाधान करें। भारत का दृढ़ विश्वास है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनाव और युद्धों का
अस्थायी समाधान डायलॉग, डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग से ही संभव है। हम पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से पश्चिम एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सी फेरियर्स यानी नाविक बिना भय के अपना कार्य कर सकें। तो ये जो प्रधानमंत्री ने खरी खरी सुनाई है, ये तो अमेरिका को सुनाई है। और जिस तरह का रवैया एस जयशंकर के मार्को रूबियो से बातचीत के बाद रहा है, वो तो भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब एक बेशर्म किसी देश का ही ऐसा जवाब हो सकता है कि साहब जब हमारी चेतावनियां आती हैं या जो निर्देश आते हैं वो भारतीय नाविकों को सुननी चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, इसलिए फायरिंग हुई है। तो ये जो एक अराजकता होती है, एरोगेंस होती है अमेरिका की तरफ से, उनके बिहेव में सारी दुनिया में देखने को मिल रही है। तो सब धान 40 सेरे तो नहीं हो सकते ना आदित्य जी। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत ही अच्छा आपने बताया। देखिए क्या है कि ये अनएक्सेप्टेबल है बाय द इंटरनेशनल लॉ, जिसको अमेरिका मानता नहीं है। अमेरिका यूएन क्लॉज का साइनी नहीं है। वो चाहता है कि वो अकेले दुनिया की ट्रेड को डिफाइन करे, और जहां जहां अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है वहां पे ट्रेड अफेक्ट हुआ है, सपोर्ट नहीं हुआ है। तो आई थिंक मोदी जी का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है ट्रम्प को। अब जो लोग बोल रहे थे कि मोदी जी बड़े सॉफ्ट हैं, देखिए कि गाली गलौज तो नहीं चलती है इंटरनेशनल्स में। कि अगर दूसरा व्यक्ति कोई पागल है तो कोई हम लोग थोड़े पागल की तरह बिहेव तो नहीं करेंगे। उसको उस भाषा में जवाब दिया है जो उसकी मिलिट्री समझेगी, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी का आ गया, उसके बाद तो फिर नेवी का एक्शन होगा। दिस ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो हर चीज को स्केल अप किया जाता है धीरे धीरे, और जिस तरह वो स्केल अप होगा, जैसे उसको बोलते हैं एस्केलेशन लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हर चीज को धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया जाए, उसमें प्रेशर ठीक से पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट दे दिया, और दूसरा शायद मुझे तो ऐसा लगता है फ्यूचर में अगर भारत सोचेगा कि अभी अमेरिका रेडी नहीं है फ्री ट्रेड डील के लिए, या भारत रेडी नहीं है, तो उसको लंबा बढ़ाया जा सकता है। अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट ये पहले भी कि हम विल सिट इट आउट, अगर होगा तो सिट इट आउट, और अमेरिकन दिस थिंग। और साथ में अब देखिए कि फ्रांस में के अंदर जो डील की जो बातें हो रही है, फ्रांस के अंदर जो डील की बातें हो रही है, उससे अमेरिकन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा शॉक पड़ा है। पहली बार भारत ने ऐसा रडार बनाया है जो F-35 को ट्रैक करेगा। सी अमेरिका ओनली लुक्स एट मिलिट्री एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, बाकी कुछ नहीं देखता। इंडियन फ्रिगेट्स, इंडियन मिसाइल्स, इंडियन डील्स, ये उसका मेन आउटकम रहता है, देखने का नजर रहता है। तो अमेरिकन प्लेन्स तो सारे फेल हो गए। F-18 फेल हो गया, F-35 फेल हो गया, F-16 को तो भारत पहले से ही मारता रहा है। सो विद दैट बीइंग सेड, राफाल का जो डील है, राफाल इज F-18 किलर, राफाल इज F-16 किलर, राफाल इज F-15 किलर। तो ये जो डील है प्लस अदर डील्स जो फ्रांस के साथ भारत कर रहा है, वाइल ही बीइंग देयर, तो सब पता होगा इनको कि क्या कर रहे हैं भारत। और ईरान के साथ जो फियास्को किया है, बड़ा शर्मनाक बात है कि जो फियास्को जो हुआ है, और बाद में आप नाउ डील्स आर कमिंग आउट, डिटेल्स आर कमिंग आउट। अभी तो ट्रम्प ने मना कर दिया, पहले तो जेडी वांस ने बोला कि हम $300 बिलियन दे रहे हैं, अब बोलते नहीं दे रहे। तो नाउ द वाइस प्रेसिडेंट से समथिंग एल्स, प्रेसिडेंट इज सेइंग समथिंग एल्स, और पेंटागन इज सेइंग टोटली डिफरेंट। तो पीट हेगसेथ की जॉब लाइन पे आ गई, स्टीव विटकॉफ की नहीं आई, जेरेड कश्नर की नहीं आई, पीट हेगसेथ की जॉब लाइन पे आ गई।
और मार्को रूबियो को बोल दिया कि आप चुप रहो, आप कुछ मत बोलो। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे भारत डील करेगा? मतलब ये हो गया कि आसिम मुनीर पार्ट 2 हो गया अमेरिकन पार्लेंस में, अमेरिका के। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही आपने समीक्षा की है इस स्थिति परिस्थिति की। अब जरा आते हैं इस तस्वीर पर साहब। इस तस्वीर को अगर देखें तो देखिए मैक्रों के बराबर में मोदी जी खड़े हैं और दूसरी तरफ राइट हैंड पर ट्रंप खड़े हैं और बाकी के सब, बाकी की अग्रिम पंक्ति में भी दो और चेहरे इधर, दो और चेहरे इधर, मेलोनी और ये, और बाकी सब पीछे खड़े हुए हैं। तो एक वर्ल्ड में इस समय, दुनिया में इस समय मोदी जी का स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है, ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर देती है साहब। हम कोई अस्थाई सदस्य नहीं है G7 के, इसके बावजूद मतलब या तो आप समझिए कि हमारा आज स्थान क्या है इकोनॉमी के मामले में, और दूसरी पावर अगर हम देखें तो उसके मामले में, और जो मोदी जी की शख्सियत है पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों की निगाह में, और मैक्रो शायद व्यक्तिगत रूप से भी कुछ संदेश और संकेत देना चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति को। इन सब मीटिंग्स में फोटो आप बड़ा केयरफुली प्लान्ड होता है, किसको क्या मैसेज देना है। ये कभी रैंडम कुछ नहीं होता कि लोग आके खड़े हो गए, पोजीशन बताई जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी आप यहाँ पे खड़े होइए। तो फ्रंट रो में जो दिख रहा है, अब देखिए क्या होता है ना, कि अगर किसी को आपको खत्म करना हो, उसके घमंड को बढ़ा दीजिए, वो अपने आप ही नुकसान करेगा। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का बहुत पुराना रूल है, बहुत पुराना रूल है। तो इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समबडी, रेज हिम अप। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को आगे तो खड़ा करना ही पड़ा, क्योंकि एक तो लंबे भी हैं और आगे खड़ा करना पड़ा फॉर द सिंपल रीज़न कि भी अभी भी अमेरिका इम्पोर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ गड़बड़ी मचाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो गड़बड़ी मचाने वाला बच्चा है उसको रखते हैं आगे, भाई तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रांस बहुत अच्छी तरह जानता है। आपको मालूम ही होगा कि फ्रांस का कनेक्शन लुइसियाना स्टेट के साथ है अमेरिका के। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूंसी इन अमेरिका इज़ वेरी बिग, उनका लॉबिंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी बिग, तो किसी भी तरह उनको पीछे नहीं रखा जा सकता। तीसरा है कि अब आप देखें सामने की रो में आपने थोड़ा डिस्कशन किया, तो मोदी जी का वॉक, मोदी जी का मिलते हुए वहाँ पे पहुँचना, प्लस फ्रांसवा और मैक्रोन का मोदी जी को पर्सनली आगे ग्रीट करके एस्कॉर्ट करके स्टेज पे लाना, शोज कितना इंपॉर्टेंस फ्रांस दे रहा है। यूके के साथ ऑलरेडी भारत FTA साइन कर चुका है। जापान के साथ, जापान, यूके में शायद अभी यूपीआई यूज नहीं हो रहा है, फ्रांस में यूपीआई यूज हो रहा है, जापान में यूपीआई यूज हो रहा है, जर्मनी के साथ बातें चल रही हैं, इटली में शायद यूपीआई यूज होना शुरू हो जाए। तो भारत के डिप्लोमेसी का यूपीआई इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जितना रुपए में ट्रांजैक्शन होगा उतना इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। सो एवरी सिंगल थिंग मोदी जी कर रहे हैं इज टू इंक्रीज भारतीय एक्सपोर्ट, क्योंकि यही उनका गोल है, एज बीइंग ए टॉप मोस्ट, एक तरीके से देखा जाए सेल्स पर्सन फॉर इंडिया, कि भारतीय व्यापारियों को थोड़ा मदद मिले, क्योंकि इन सब डील्स के बाद तो व्यापारी होने वाला है, उसी के लिए बात हो रही है। शायद धर्म की बात हो तो मुझे और भी खुशी होगी, लेकिन अभी व्यापार की सी बात है। तो फिर आप और पीछे के जितने भी रोज हैं, उर्सुला इज अ साइड पर्सन इन द डिस्कशन G7 में, शी इज जस्ट एन ऑब्जर्वर, क्योंकि उर्सुला इज अ डिफरेंट एंटिटी, G7 इज अ डिफरेंट एंटिटी, EU इज अ डिफरेंट एंटिटी। प्लस आप एक बात और नोटिस करिएगा कि वहाँ पे जर्मन चांसलर, जो कि भारत के बारे में अच्छी बातें करके तो जा चुके हैं, लेकिन जर्मनी का रुख भारत के प्रति काफ़ी विरोधी रहा है। जर्मन इंटेलिजेंस, DW, उनकी वेबसाइट्स, उनकी न्यूज़ पोर्टल्स, ऑफिशियल न्यूज़ पोर्टल्स, उन्होंने कंसिस्टेंटली भारत के अंदर अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। एंड देयरफॉर भारत ने जर्मनी के साथ दोनों साइड डील किया है। दे आर स्ट्रिक्ट विद जर्मनी एज वेल एज दे आर लीनियंट विद जर्मनी फॉर द टेक्नोलॉजीज। अब बड़ी बड़ी डील हो रही हैं, 6 सबमरीन जर्मनी से खरीदी जा रही है, U212 स्पेशली मेड फॉर इंडिया,
प्लस टेक ट्रांसफर की बात हो रही है इंक्लूडिंग AIP। फिर फ्रांस के साथ 3 सबमरीन्स का डील हुआ, स्कॉर्पियन का एडिशनल ऑर्डर। तो जो बड़ी डील्स हो रही हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। अभी आप देखें कि जर्मन चांसलर के साथ मीटिंग्स होंगी, तो आई थिंक विद दैट डील विल बी ऑलरेडी आउट। जबकि मोस्ट एडवांस सबमरीन, मोस्ट साइलेंट सबमरीन्स इन द वर्ल्ड आर दो सबमरीन्स। मतलब ऐसा है कि अगर बाहर कोई, ऐसा लोग बोलते हैं स्नेल या मछली पानी के बुलबुले निकालती है तो उसकी आवाज़ भी वो पकड़, उससे भी ज़्यादा चुप रहती है, साइलेंट रहती है। इतनी साइलेंट सबमरीन है वो अंडर वाटर। तो इस तरह की डील्स जो है वो भारत के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2047। डील अभी प्लान 2047 है पूरी तरीके से। प्लस इंडिया का जो डिफेंस विजन है, 2047 डिफेंस विजन, उसे भी आप कनेक्ट करिए। ये सारे पार्टनर्स मेजोरिटी डिफेंस पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग स्लोवाकिया की मीटिंग, जर्मनी की मीटिंग, फ्रांस की मीटिंग, इटली की मीटिंग, ये सारे डिफेंस पार्टनर्स हैं। और एक बात तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भारतीय डिप्लोमेसी ने अब मिलिट्री को आगे रखना शुरू कर दिया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन कम आउट इन लास्ट 12 ईयर्स। क्योंकि अब डिफेंस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके पहले तो अब थोड़े दिनों में आई थिंक व्हाट आई फोरसी, तो हमारे शास्त्र बोलते हैं गुप्तचरी पहले, सेना बाद में, उसके बाद डिप्लोमेसी शुरू होती है। तो भारत ने अपनी मसल्स फ्लेक्स करना शुरू कर दिया है। तो अब किसी को पता नहीं कि 3 भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स कहाँ हैं। बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको किसी को पता ना हो, सही। कहीं पे भी हो, बहुत फर्क पड़ता है। पूरा जयशंकर जी का सीना चौड़ा हो जाएगा सामने, क्योंकि किसी को पता नहीं हम कहाँ पे बैठे हुए। क्या भारत ने अमेरिका को सीधे सीधे और साफ संकेत नहीं दे दिए हैं? हम हर एक से FTA साइन करते जा रहे हैं। जापान के साथ भी मैं जरा दर्शकों से साझा कर लूं, जो 13 समझौते हुए हैं वो ये बताते हैं कि भैया हम अमेरिका का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, जो 13 प्रमुख समझौते हुए हैं, इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030, उभरती तकनीकों, अनुसंधान, नवाचार में दीर्घकालिक सहयोग के लिए इसे अपनाया गया है। संयुक्त AI वर्किंग ग्रुप, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके नियमन और उपयोग दोनों में सहयोग और संयुक्त कार्य समूह बना लिया है। व्यापार को दोगुना करना 5 साल के भीतर दोनों देशों के बीच में। आर्थिक सुरक्षा संवाद, इसके अलावा UPI का विस्तार, कानपुर में एरोनॉटिक्स सेंटर, ये बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप्स को बढ़ाना, वर्गीकृत जानकारी का आदान प्रदान, अंतरिक्ष सहयोग, डिजिटल विज्ञान केंद्र, अकादमिक सहयोग, जिसमें पेरिस और आपके जो यूनिवर्सिटी है सेक्ले, इसमें AI इनोवेशन की संस्कृति पर ICCR इंडिया चेयर स्थापित की जाएगी। और डिजिटल हेल्थ रिसर्च, रेलवे के विकास में भी दोनों देश सहयोग करेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं। और ये भी मुझे लगता है कि दोनों देशों ने विश्व के साथ साथ ट्रंप साहब को एक संदेश तो दिया है। और एक और चीज़ ऐड कर दूं कि भारत इनोवेट इवेंट से ऑलमोस्ट भारत को यू कैन से कि करीब 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसी मीटिंग में। तो 2,500 करोड़ रुपए भारत के प्राइवेट कंपनीज को मिला है। मतलब 30 प्लस स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स साइन अप हुई हैं। और जो पिछला वाला जो विजिट था मैक्रोन का भारत में, तो अब आप उसमें मालूम है जॉइंट प्रोडक्शन 114 राफेल 90 भारत में बनेंगे, और जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ H-125 हेलीकॉप्टर जो कि फ्रांस बनाता है टाटा एयरबस के साथ। तो विच विल बी वेरी, और साथ में हैमर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, तो वो तो भारत का ही जॉइंट प्रोडक्शन है, जैसे कि साफरान प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में फ्रांस इज अ लीडर, एक्चुअली भारत लीडर बनेगा विद द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। तो
फ्रांस इज सीकिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया टू बिल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। तो उल्टा है वहाँ पे अभी। पहले था यूरेनियम बेस्ड, अभी भारत थोरियम बेस्ड पे आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि इस समय जो डील्स फ्रांस के साथ हो रही हैं, कहीं ना कहीं भारत को अमेरिका के बाहर देखना पड़ेगा एआई स्पेस में। मैं हमेशा खतरा बताता रहा हूँ कि चैट जीपीटी या कोई भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म होगा, वो कोलोनाइज करेगा भारत को। जो घर में कोई काम करने वाले हों या कोई छोटा जॉब कर रहे हों, उनको पैसा दिया जाता है ट्रेन द एआई, वो भारत को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लोगों की एआई कैन ट्रेंड, वो इमोशंस पे कैप्चर कर सकता है और उसको मास डेटा में यूज करके इलेक्शन इंटरफेरेंस के लिए यूज किया जा सकता है, और ये सारा डेटा अमेरिकन सर्वर्स में जाके बैठ रहा है। तो वो शायद पॉलिसीज होनी चाहिए, या मेरे को पता नहीं है, ये भी हो सकता है हो पॉलिसीज शायद, बट किस तरह उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भारत के लिए सुरक्षा का खतरा है, इसलिए फ्रांस के साथ एआई का डील होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भारत में सर्वम एआई और ये सब जो एआई लॉन्च हो रहे हैं भारत में, उसको डेटा को सिक्योर करना और उस पे उसको किस तरह बचाया जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि दुनिया आपके यूसेज से सीखे और फिर आपके विरुद्ध ही यूज़ करे। हम लोग को भी बहुत फ़ायदा होता है, जैसे इंस्टाग्राम की वजह से, जिस तरह प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से हमारी बातें अमेरिकन में पहुंच रही हैं, वो हम लोग साइड बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन उतना हमारी बातों का उतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पीछे कोई सरकार नहीं है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है। लेकिन उनके पीछे तो सब कुछ ही सरकार है, ये तो सीआईए रन करती है लिटरली, है ना। तो जैसे स्टारलिंक को भारत ने दिखाया कोना, उस तरह भारत को चैट जीपीटी या जो भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, जेमिनी एआई या जो भी ग्रॉक है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। भारतीय एलएलएम प्लस भारतीय एप्स, ये प्रायोरिटी होना चाहिए इस तरह से मुझे। तो इसलिए फ्रांस के साथ एग्रीमेंट को आई रियली वेलकम, कि इट विल प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस जो भारत का होना चाहिए। और जरा आखिर में कुछ तस्वीरें शेयर कर लें अपने दर्शकों के साथ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। ये आप जरा देखिए, अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनसे उनकी लगातार अलग से मुलाकातें हो रही हैं, शुरू हो चुकी हैं। वो जहां भी जाते हैं, ये उनका एक रूटीन बन गया है कि जो भी समिट होती है, समिट के दौरान वो समय का और रिश्तों को जरा और उनमें गर्मजोशी लाने के लिए और आगे और सहयोग को किस तरीके से व्यापक और विस्तार उसका कर सकते हैं, उस पर वो चर्चा करने से नहीं चूकते हैं। ये कुछ मुझे लगता तस्वीरें है इस आई। मीटिंग के बाद ओमकार जी, मुझे लगता है कि अब दिखा रहे हैं ना, उंगली दिखा, हाँ, मैं बात कर रहा था, मुझे लगता है कि G20 तो गई ऐसा मुझे लगता है। यस। तो ये हर राष्ट्र प्रमुख आकर के मोदी जी से बतिया रहा है, हाथ मिला रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये हम जैसे लोगों का भी सीना थोड़ा चौड़ा कर देती है चीजें। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये उनका संबोधन है, जहां उन्होंने हॉर्मुज यानी ओमान के पास जो हमारे 3 नाविक मारे गए हैं, उस पर बहुत कड़ा ऐतराज भी किया है और उसमें एक तरीके से सुना दिया है, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उनके बराबर में बैठे हुए थे, जब उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में एक तरीके से ये कहा है कि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप युद्ध कर रहे हैं किसी के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देशों को भी आप निशाना बनाएंगे और उनके लोगों को मार डालेंगे, और जब आपसे बात की जाएगी, आपके अटैची को तलब किया जाएगा, तो आप सुपरमेसी झाड़ेंगे और उल्टी उनकी गलती निकालने की कोशिश करेंगे जिनके लोगों को आपने बेवजह शूट कर दिया है, मार डाला है। तो कल की जो बातचीत, आज की जो बातचीत है 17 तारीख की,
डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं, उनसे क्या उम्मीद आप करते हैं? आई थिंक भारत में पोजीशन क्लियर करने वाला है, बिल्कुल क्लियर। अब तो मोदी जी ने बता ही दिया कि वो क्या बोलने वाले हैं, यही तो एजेंडा रहेगा एक तरीके से जो उन्होंने वहाँ पे किया बायलैटरल में। और एक बात मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ कंडीशंस के अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ क्लॉजेस पे फर्दर डिस्कशन होगा और कुछ पे साइन हो सकता है पार्टली, क्योंकि वो दोनों देश के ट्रेडर्स को चाहिए। देखिए, अमेरिका भारत से बहुत सारे जेनेरिक ड्रग्स खरीदता है, यहाँ पे टाइलेनॉल खरीदते हैं, वो भी मेड इन इंडिया होता है। यहाँ पे आप एंटीबायोटिक्स खरीदते हैं, वो भी इंडिया का होता है। तो इसलिए वो सब जगहों पे भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी बहुत ज़रूरत है अमेरिकन मार्केट की, और क्योंकि ये इनको तो अपने लोग बीमारी रखने हैं, है ना, तो वाई नॉट वी सेल द मेडिसिन। अच्छी बात है, खान पान इनका ऐसा है कि भारत की मेडिसिन चलेंगी। प्लस जो भारत का जो टेक स्पेस है, मुझे अगेन बोल रहा हूँ वही जीसीसी के ऊपर, जीसीसी भारत के कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। भारत में 4,500 से ज़्यादा जीसीसीज हैं, वो उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। और अमेरिका को मालूम है, अमेरिका के पास वो बोल चाहे कुछ भी ले। तो आप मुझे बताइए, द बिगेस्ट एम्प्लॉयर टुडे इन अमेरिका इज ओनली फैंस, मतलब वो तो प्रोस्टिट्यूशन साइट है। तो आप सोचिए कि अमेरिकन इंडस्ट्री का क्या हो रहा है। सो आई थिंक उस दोनों एरिया पे बात हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये मीटिंग जो है थोड़ी इंक्लूसिव रहेगी, बिकॉज भारत का स्टैंड काफ़ी हार्ड हो चुका है, लेकिन ओवरऑल उस दिशा में फिर भी आगे बढ़ेंगे। यू विल स्टिल सी ए पब्लिक स्टेटमेंट कि भारत एंड इंडिया यूएस आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अब वो देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वी डोंट नो। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण इश्यू पर चर्चा करने के लिए। आप जानते हैं, आदित्य जी से कल भी बातचीत हुई थी, आज फिर मैंने उनको कष्ट दिया और कल ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद भी कोशिश करेंगे, अगर उनका समय मिला तो कल फिर हम डिस्कशन करें। ये आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इट्स एन ऑनर ऑफ मी टू कम विद यू फॉर मी। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।